हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। हमारी लीव रूल की सीरीज चल रही है जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जो हमारी यूट्यूब की वेबसाइट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और साथ ही साथ परीक्षा प्रो ऐप पे भी अवेलेबल है। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि जो लोग SOPS LDCE 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। वो परीक्षा प्रो ऐप पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में परीक्षा प्रो ऐप अवेलेबल है। कुछ ही दिनों में ये iOS का भी जो है कि वर्जन आ जाएगा तो वो उससे भी कर सकते हैं। जब तक iOS का वर्जन नहीं आया है, चाहे तो वो वेबसाइट से जो है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। वेबसाइट है www.parikshapro.co.in। तो इस ऐप पे या वेबसाइट पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो 8199900765 पे भी या तो कॉल करके या व्हाट्सएप करके बाकी चीजों की जानकारी, पूरे कोर्स की बाकी चीजों की जानकारी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इनरोलमेंट बैच का शुरू हो गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। लीव रूल में हम ऑलरेडी रूल 19 तक पढ़ चुके हैं। आज हम रूल 20 पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लीव टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। सबसे पहले देखते हैं कि ये रूल किस सिचुएशन की बात करता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने अगर डिसेबिलिटी एक्वायर कर ली, मान लीजिए डिसेबिलिटी एक्वायर कर ली ड्यूरिंग सर्विस, ये रूल उन पे लागू नहीं होता है जो ऑलरेडी डिसेबल्ड होकर के सर्विस में आते हैं, उनके लिए नहीं है। बल्कि ड्यूरिंग सर्विस अगर किसी ने डिसेबिलिटी एक्वायर कर ली, चाहे वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो चाहे परमानेंट। टेम्परेरी डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ दिन में वो फिट हो सकते हैं और ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब अब वो फिट नहीं हो सकते हैं, अब वो डिसेबिलिटी जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिसेबिलिटी एक्वायर कर लिया तो उसके लिए लीव का क्या प्रोविजन है लीव रूल में, यही चीज हमें पढ़ना है। ऐसे कई सिचुएशन देखने को मिलते हैं जब इस रूल 20 की प्रोविजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैरालाइज हो गया, वो पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। पैरालिसिस एक तरह की डिसेबिलिटी होती है। अगर इस तरीके का पैरालिसिस है कि वो सही भी हो सकते हैं तो वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी में आ जाएंगे, लेकिन कुछ पैरालिसिस ऐसे भी होते हैं कि फुल बॉडी पैरालिसिस है तो वो जो है कि परमानेंट डिसेबिलिटी में आ जाएंगे। या कुछ इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी इंजरी उनकी हो गई कि वो डिसेबिलिटी के शिकार हो गए। डॉक्टर इसमें कह भी सकता है कि हाँ, चांसेज हैं कि कुछ दिन में वो फिट हो सकते हैं, या ऐसी भी डिसेबिलिटी हो सकती है कि वो फिट ना हो पाए। तो इन सर्विस ड्यूटी करते हुए, मतलब ड्यूटी करते हुए नहीं, ड्यूरिंग सर्विस अगर कोई डिसेबिलिटी एक्वायर कर लेता है तो उसके लिए जो लीव का जो प्रोविजन बनाया गया है वो इसी रूल 20 से गवर्न होता है। ठीक है, ये चीज इसमें 2 सिचुएशन बताई गई है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो डिसेबिलिटी को एक्वायर कर लिया तो 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो, मतलब टेम्परेरी डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि डॉक्टर अभी श्योर नहीं है ये बताने को कि वो फ्यूचर में फिट हो पाएंगे कि नहीं। और एक ऐसा हो सकता है कि वो परमानेंट डिसेबिलिटी के शिकार हो गए हों और डॉक्टर पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता है कि अब ये फिट हो ही नहीं सकते और ड्यूटी पे रिटर्न नहीं हो सकते। दोनों सिचुएशन के लिए रूल अलग अलग बनाए गए हैं। इफ डॉक्टर इज नॉट श्योर, डॉक्टर अभी श्योर नहीं है कि ये जो डिसेबिलिटी इनको हुई है ये जो है कि परमानेंट है या टेम्परेरी, मतलब फ्यूचर में वो सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दूसरी सिचुएशन ये है कि इफ डॉक्टर इज श्योर, मतलब डॉक्टर पूरी तरीके से श्योर है कि अब ये दोबारा फिट सर्विस के लिए हो ही नहीं सकते। दोनों सिचुएशन के लिए रूल अलग अलग बनाए गए हैं कि अगर अभी किसी ने डिसेबिलिटी एक्वायर की, डॉक्टर के पास गया वो दिखाने, डॉक्टर ने देखा और वो अभी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये फिट हो सकते हैं कि नहीं, तो ऐसे केस में ये वाला क्लॉज लगेगा।
तो अगर डॉक्टर श्योर नहीं है तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक बार में मैक्सिमम 12 मंथ का लीव सैंक्शन किया जा सकता है एट ए टाइम। ये जो लीव सैंक्शन किया जाएगा, जो वो लीव सैंक्शन किया जाएगा जो ड्यू एंड एडमिसिबल है। मतलब जो लीव उनको सैंक्शन किया जाएगा वो लीव सैंक्शन किया जाएगा जो उनके अकाउंट में अवेलेबल है। अगर उनके अकाउंट में कम्यूटेड लीव है वो दिया जाएगा, ईएल है या ईओएल है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर अभी श्योर नहीं है तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट पे एक बार में उन्हें मैक्सिमम 12 मंथ का जो है कि लीव सैंक्शन किया जा सकता है, लेकिन ये लीव वही होगा जो उनके अकाउंट में अवेलेबल होगा, ड्यू एंड एडमिसिबल होगा। ठीक, अगर इस 12 मंथ को फर्दर एक्सटेंड करना है, अगर कि नहीं अभी वो डिसेबिलिटी में ही है, डॉक्टर अभी सीओटी के साथ नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का ओपिनियन जरूरी है। बिना डॉक्टर के ओपिनियन के इनके लीव को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात ये कही कि एक्सटेंड करते करते लीव बियॉन्ड 5 ईयर भी जा सकता है। हमने कल वाली लेक्चर में पढ़ा कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम 5 ईयर्स तक कंटिन्यूअस लीव पे रह सकता है, लेकिन रूल 20 के तहत अगर डिसेबिलिटी की वजह से उसे लीव ग्रांट की जा रही है तो वो बियॉन्ड 5 ईयर भी लीव पे रह सकता है। उसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है और वो डीम्ड रिजाइंड भी नहीं माना जाएगा, जो कि हम कल वाली लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब इस सिचुएशन में लीव की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 5 साल से ज्यादा जो है कि लीव उनको ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अभी शुरू में डॉक्टर श्योर नहीं था कि ये फिट होंगे कि नहीं, कुछ दिनों के बाद दो सिचुएशन हो सकती है, ये फिट हो सकते हैं। ठीक है, जब फिट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये ड्यूटी को रिज्यूम कर लेंगे और इनके अकाउंट में जो ड्यू और एडमिसिबल लीव था वो लीव इनको सैंक्शन किया जा रहा था, अकॉर्डिंगली इनको लीव सैलरी भी मिलेगी। लेकिन कुछ समय बाद ये भी हो सकता है कि डॉक्टर श्योर हो जाए और वो बोल दे कि नहीं अब ये फिट नहीं हो सकते, इनकी जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो जब डॉक्टर इनको बोल देगा कि नहीं अब ये परमानेंट डिसेबल्ड हो चुके हैं, अब ये दोबारा जो है कि ड्यूटी के लिए फिट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब डॉक्टर श्योर कर देगा, इसके पहले जो भी लीव इनके अकाउंट से डेबिट किया गया था, यहां पे लीव इनको ड्यू और एडमिसिबल मिल रहा था, मतलब उनके अकाउंट से लीव काट करके उनको मिल रहा था, तब तक जब तक कि डॉक्टर श्योर नहीं थे। डॉक्टर यहां श्योर हो गए कि नहीं इनको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है और ये कभी फिट नहीं होंगे, तो जिस डेट में डॉक्टर का सर्टिफिकेट आ गया कि ये परमानेंट डिसेबल हो चुके हैं, उसके पहले जो भी लीव उनके अकाउंट से डेबिट किया गया था, ठीक है, वो पूरा का पूरा लीव उनके अकाउंट में रिमिट बैक कर दिया जाएगा, वापस उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक, और आगे भी इनको लीव की जरूरत होगी तो आगे जो लीव इनको दिया जाएगा इनके अकाउंट से, ठीक है, वो लीव इनके अकाउंट से डेबिट भी नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप यहां देख रहे होंगे कि डॉक्टर ने अगर श्योरिटी के साथ कह दिया कि अब ये फिट नहीं हो सकते, तो उनके अकाउंट से बिना लीव को डेबिट किए उनको लीव जो है कि सैंक्शन की जाती है, वो कंटिन्यूअस लीव पे रहेंगे, लीव सैलरी वगैरह भी उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर डॉक्टर श्योर नहीं है तो उनको वही लीव दी जाएगी जो उनके अकाउंट में ड्यू एंड एडमिसिबल है, और जिस डेट में डॉक्टर श्योरिटी के साथ कह देंगे कि नहीं अब ये फिट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसके पहले जो भी लीव उनके अकाउंट से डेबिट किया गया था उनके अकाउंट में रिमिट बैक कर दिया जाएगा, और आगे जो भी लीव उसके आगे सैंक्शन की जाएगी वो उनके अकाउंट से डिडक्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक, तो जब तक वो श्योर नहीं थे, एट ए टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 12 महीने की लीव मिल सकती थी, उसके बाद दोबारा एक्सटेंशन के लिए डॉक्टर के ओपिनियन की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन जब डॉक्टर ने श्योरिटी के साथ कह दिया कि नहीं अब ये परमानेंट डिसेबल्ड हो चुके हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इस कैटेगरी में जब आ जाएंगे तो इनको जो भी लीव दिया जाएगा या लीव का एक्सटेंशन दिया जाएगा, पहली बात वही डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पे दिया जाएगा। डॉक्टर जो मेडिकल दोनों में चाहिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर का ओपिनियन लिया जाएगा, डॉक्टर अपना ओपिनियन मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पे देगा। ठीक है, वो लेकिन ये जो लीव या एक्सटेंशन ग्रांट किया जाएगा ये 12 महीने का एक साथ नहीं, बल्कि इसकी कोई लिमिट नहीं,
डॉक्टर जितने दिन का इनको बोलेगा एक साथ लीव इनको ग्रांट की जा सकती, इवन ये बियॉन्ड 5 इयर्स भी हो सकता है। 5 साल से ज्यादा की भी लीव अगर ग्रांट की जा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और प्रेसिडेंट के अप्रूवल की भी कोई जरूरत नहीं है और वो डीम्ड रिजाइन भी नहीं माने जाएंगे, ठीक, ये चीज। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जब डॉक्टर ने श्योर होकर के कह दिया कि अब ये कभी फिट नहीं होंगे तो उनके अकाउंट से लीव भी डेबिट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो लीव इनको सैंक्शन किया जाएगा उसको डेबिट भी नहीं किया जाएगा इनके अकाउंट से, बिना इनके अकाउंट से लीव को डेबिट किए जो है कि इनको लीव सैंक्शन किया जाएगा। तो दोनों के बीच का फर्क समझिएगा, बड़ा क्लोज है मामला। अगर डॉक्टर श्योर नहीं है तो एट ए टाइम 12 महीने का लीव सैंक्शन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर श्योर है तो इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि इनको 2 साल की एक साथ लीव दे दीजिए तो दिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब डॉक्टर श्योर नहीं है तो वही लीव इनको दिया जाएगा जो उनके अकाउंट में ड्यू और एडमिसिबल है, क्योंकि लीव को डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर अगर श्योर हो गए तो कोई भी लीव उनके अकाउंट में है या नहीं कोई मैटर ही नहीं, क्योंकि लीव डेबिट होना ही नहीं है, ठीक है। तो उनको जो है कि कंटिन्यूअस जो है कि कम्यूटेड लीव दिया जाएगा अकॉर्डिंगली लीव सैलरी। दोनों ही सिचुएशन में 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए भी अगर वो लीव पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है और वो डीम्ड रिजाइन भी नहीं माने जाएंगे, ठीक। और दोनों ही केस में जो डॉक्टर का ओपिनियन है, इस केस में भी और इस केस में भी दोनों ही बाइंडिंग है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे। अगर आपको याद हो, जब मैंने राइट टू क्लेम लीव के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि एक सिचुएशन आती है जब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे डॉक्टर की ओपिनियन बाइंडिंग हो जाती है, वो यही सिचुएशन है रूल 20 के तहत, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का फर्क है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात, चाहे सिचुएशन ये वाली हो चाहे सिचुएशन ये वाली हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दोनों ही सिचुएशन में डिसेबिलिटी एक्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में सेक्शन 20 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इनके ऊपर सुओ मोटो अप्लाई होता है, चाहे वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो चाहे परमानेंट डिसेबिलिटी हो। दोनों ही सिचुएशन में पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो उनको सर्टेन राइट्स मिले हुए हैं जो सेक्शन 20 में दिया हुआ है, ठीक है, वो सुओ मोटो उनके ऊपर अप्लाई होने लगता है। अब हम ये देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कुछ सर्टेन जो है एक डिसेबल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर्टेन राइट्स है। क्या है वो सेक्शन 47 ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2 है, एक 2016 में मॉडिफाई करके किया गया था और ओरिजिनली ये 1995 का है। इसके तहत कुछ प्रोटेक्शन होता है डिसेबल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी एक्वायर किया हो चाहे परमानेंट डिसेबिलिटी। क्या क्या है? पहली बात यही बोला गया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसने कोई डिसेबिलिटी एक्वायर कर लिया, डिसेबल्ड हो गया, तो डिसेबिलिटी की वजह से ना तो उसे सर्विस से टर्मिनेट किया जाएगा और ना ही उसका रैंक रिड्यूस किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसका डिमोशन कर दिया जाएगा, ना तो उसे डिसेबिलिटी की वजह से सर अब ये नहीं सोचा जा सकता कि अब तो ये काम करने लायक रह ही नहीं गया, ठीक है। तो ना तो उन्हें सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है और ना ही उनका रैंक रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब उनका डिमोशन भी नहीं किया जा सकता। अब अगर ये डिसेबल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिस पोस्ट को होल्ड कर रहा था, ठीक है, इसको अगर ये इस पोस्ट पे नॉट सुटेबल टू होल्ड पोस्ट, मान लीजिए ये ऐसा पोस्ट है, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो डिसेबल्ड के लिए नहीं बने होते, वहां का मान लीजिए काम ही ऐसा हो कि डिसेबल्ड लोग ना परफॉर्म करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक था तब तक ये इस पोस्ट को होल्ड कर रहा था, अब ये डिसेबिलिटी को अगर एक्वायर कर लिया, ठीक, तो रूल क्या कहता है पीडब्ल्यूडी एक्ट में कि उसे आप ना तो टर्मिनेट कर सकते हो ना उसे रैंक रिड्यूस कर सकते हो। तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस पोस्ट को होल्ड करने लायक नहीं है तो ऐसे केस में उसे अनदर पोस्ट पे शिफ्ट किया जा सकता है जिसको वो होल्ड कर सकता है,
उस अनदर पोस्ट पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। अनदर पोस्ट सेम पे लेवल का भी हो सकता है या लोअर लेवल का भी हो सकता है, लेकिन अगर वो लोअर लेवल के पे उसको शिफ्ट किया जाएगा तो उसका पे प्रोटेक्शन किया जाएगा, पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा उसको, मतलब पे का लॉस उसे नहीं होना चाहिए। पहली बात ये बोली गई। सपोज करिए कि दूसरी इस तरह की कोई पोस्ट ही नहीं है, तब क्या करेंगे? ऐसे केस में उसके लिए एक स्पेशल सुपर न्यूमरेरी पोस्ट क्रिएट किया जाएगा और उसको सुपर न्यूमरेरी पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा। ये सुपर न्यूमरेरी पोस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल डीएफपीआर जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि सुपर न्यूमरेरी पोस्ट एक ऐसा पोस्ट होता है जो किसी व्यक्ति के लिए पर्सनली क्रिएट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये डिसेबिलिटी एक्वायर कर लिया है और वो जिस पोस्ट पे अपॉइंटेड था अब उस पोस्ट के लिए वो सुटेबल नहीं है, कोई दूसरा पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्पेशल एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी। उस पोस्ट का नाम होता है सुपर न्यूमरेरी पोस्ट। ये पोस्ट तभी तक लाइव होगा जब तक कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस पोस्ट पे होल्ड करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, वीआरएस ले लिया, रिजाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली ये सुपर न्यूमरेरी पोस्ट जो है कि लैप्स हो जाती है, क्योंकि ये पोस्ट केवल इसी व्यक्ति के लिए जो है कि क्रिएट की गई थी। ये व्यक्ति सर्विस में है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस में है तो ये पोस्ट रहेगी, ये सर्विस में नहीं है तो ये पोस्ट ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो ये थी एक तरीके से। अगली बात ये बोली गई है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डिसेबिलिटी एक्वायर कर लिया है उसको प्रमोशन भी डिनाई नहीं किया जा सकता। इस ग्राउंड पे प्रमोशन नहीं डिनाई किया जा सकता कि ये जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिसेबल्ड हो चुका है, ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए उसको प्रमोशन भी डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक, और ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो लीव है ना तो लीव उसका डिनाई करना है और ना ही उसके लीव को रिवोक करना है विदाउट रेफरेंस ऑफ डॉक्टर। बिना डॉक्टर के रेफरेंस के ना तो उसके लीव को डिनाई किया जा सकता है ना तो उसके लीव को रिवोक किया जा सकता है, क्योंकि यहीं पे हमने पढ़ा कि डॉक्टर की जो एडवाइस है वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे बाइंडिंग है। अगर डॉक्टर कह रहा है कि इनको लीव की जरूरत है तो ना तो उनको लीव डिनाई किया जा सकता है ना तो उनको लीव को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 20 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे सिचुएशन आपको ऑफिस में मिलेंगे और क्लियरिटी रहेगी तो आप लोगों को सही गाइड कर सकते हैं। अगला है रूल नंबर 21 जो है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव के रिगार्डिंग। कि कोई भी लीव कब कमेंस होता है मतलब स्टार्ट होता है और कब जाकर के खत्म होता है। लीव आपको सैंक्शन हो गई, इसका जो कमेंसमेंट और टर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज से है। लीव रूल कहता है कि कोई भी रेगुलर लीव पे जब कोई जाएगा तो उसको चार्ज हैंडओवर करना चाहिए और वापस आने के बाद चार्ज टेक ओवर करना चाहिए। तो कोई भी लीव कब कमेंस होता है या कब टर्मिनेट होता है इसका जो लिंकेज है वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज से है। तो जिस डेट से ट्रांसफर ऑफ चार्ज इफेक्टिव हो जाता है मतलब लागू हो जाता है, लीव उसी डेट से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। ठीक, और जिस डेट में वो दोबारा वापस आकर के चार्ज को रिज्यूम कर लेता है, ठीक है, उसके एक दिन पहले तक प्रीसीडिंग डे तक जो है कि लीव जो है कि रहता है, लीव उसी पे टर्मिनेट मान लिया जाता है। ठीक है, तो बस आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि लीव का कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज से लिंकेज है। जिस डेट में उसने चार्ज को हैंडओवर कर दिया उस डेट से उसका लीव शुरू हो गया, जिस डेट में उसने चार्ज को टेक ओवर कर लिया उसके एक दिन पहले तक लीव रहेगा और जिस डेट में टेक ओवर कर लिया वो उसका ड्यूटी डे माना जाएगा। ठीक, यहीं पे एक बात और बोली गई है कि मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको लीव सैंक्शन हो गई,
और वो लीव पे प्रोसीड भी कर गया, इसी बीच उसका ट्रांसफर हो गया। एक अगर एक उसका जो ट्रांसफर हुआ, एक अदर ऑर्गेनाइजेशन में और दूसरा फॉरेन सर्विस में। फॉरेन सर्विस का जिक्र मैंने पीछे भी एक दो बार किया है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एम्प्लॉय को जो है कि जो बजट उनका प्रोविजन जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो ऑटोनॉमस बॉडीज वगैरह होते हैं वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैंक्शन हुआ था, वो लीव पर ही है और उसका ट्रांसफर अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे केस में क्या होता है, जब वो लीव खत्म होगा तब जाकर के वहां वो जाकर के ड्यूटी को रिज्यूम कर लेगा नई ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ड्यूरिंग लीव अगर उसकी फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जिस डेट में उसका फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर हुआ है उसी डेट से उसकी लीव खत्म, सीज, उसको इमीडिएटली जाकर के फॉरेन सर्विस में वो चीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। दोनों के बीच का फर्क है, अगर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रांसफर हुआ है तो वो पूरा लीव अवेल करने के बाद लीव खत्म होगा तब जाकर के ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर फॉरेन सर्विस में उसका ट्रांसफर हो गया है तो जिस डेट में उसका ट्रांसफर हुआ उसी डेट से उसकी जो ये लीव थी सैंक्शन वो खत्म। अब उसको फर्दर लीव पे जाना है तो इस फॉरेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जा करके जो है कि लीव उसको सैंक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, उसकी वजह ये है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनका लीव रूल और ये जो पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से सेम रूल से गवर्न होते हैं। लेकिन फॉरेन सर्विस में जब कोई जाता है तो वहां के टर्म एंड कंडीशंस बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, इसीलिए जिस डेट में उनका ट्रांसफर होगा उनका जो है कि लीव वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा और इमीडिएटली उनको जाकर के वहां ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। अगला है रूल नंबर 22, जो कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विथ लीव है। लीव के साथ हॉलीडेज का जो कॉम्बिनेशन है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, उसका रूल क्या है, वही चीज है। देखिए, इसमें हम लीव अदर देन मेडिकल ऑन, अदर देन लीव ऑन एमसी की बात करेंगे। मतलब ऐसी लीव जो मेडिकल सर्टिफिकेट से सपोर्टेड नहीं है। अगर इस लीव के बिफोर या आफ्टर कोई हॉलीडे है, ठीक है, कोई भी लीव है, ईएल है, एचपीएल है, सीसीएल है, मैटरनिटी लीव, क्योंकि ये सारे लीव ऐसे हैं जो मेडिकल ग्राउंड पे लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी लीव है, अगर उसके पहले कोई छुट्टी है या उस लीव के बाद कोई छुट्टी है, ठीक है, तो उस हॉलीडे को वो गवर्नमेंट इंप्लॉय अगर पहले है तो उसको प्रीफिक्स करा सकता है और बाद में है तो उसको सफिक्स करा सकता है। ये उसको कराना पड़ेगा, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स की भी उसे परमिशन लेनी पड़ती है जब वो लीव अप्लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई मंडे टू फ्राइडे लीव अप्लाई किया, मंडे के पहले भी 2 दिन का उसको सैटरडे संडे छुट्टी मिल गया, फ्राइडे के बाद भी 2 दिन का सैटरडे संडे उसको छुट्टी मिल गया। तो ये जो सैटरडे संडे है, ये जब वो लीव अप्लाई करेगा उसी के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखेगा कि मैं सैटरडे संडे को प्रीफिक्स करना चाहता हूं। साथ ही साथ फ्राइडे के बाद वो लिखेगा कि मैं सैटरडे संडे को सफिक्स करना चाहता हूं। कहने का मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स की भी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये उस केस में लागू होता है जो लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड पे नहीं। अगर कोई लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड है तो ऐसे केस में क्या है, डॉक्टर ने जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेस्ट लिखा, ठीक, जिस डेट में रेस्ट लिखा अगर उसके पहले कोई हॉलीडे है या डॉक्टर ने उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिट लिखा, उसके बाद कोई हॉलीडे है, तो ये दोनों जो हॉलीडे हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स और सफिक्स हो जाते हैं।
इनको करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स और सफिक्स हो जाते हैं। दोनों के बीच का फर्क समझिएगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई लीव अप्लाई करता है जो मेडिकल ग्राउंड पे नहीं है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स की उसे परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन कोई भी लीव है जो मेडिकल ग्राउंड पे है, तो जिस डेट में डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट लिखा उसके पहले का कोई हॉलिडे है, या जिस डेट में उसको फिट लिख दिया उसके बाद का कोई हॉलिडे है, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स और सफिक्स हो जाता है। इसके लिए उसे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सवाल पूछता है, आपको जब एमसीक्यू लगाएंगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये चीज। लेकिन डॉक्टर ने जब आपको रेस्ट लिखा और जब ये फिट लिखा, इन दोनों के बीच में भी तो कोई हॉलिडे पड़ सकते हैं। इनका क्या होगा? ये पार्ट ऑफ लीव होगी। ये प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं होंगे, बल्कि ये लीव का ही पार्ट होगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये भी एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 23। रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। इसका क्या मतलब है, ये देखते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लीव अप्लाई किया और लीव उसको सैंक्शन भी हो गया। ठीक, वो लीव पे प्रोसीड कर गया। अभी उसका लीव खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही उसको ड्यूटी पे रिकॉल किया जा रहा है कि जरूरी काम आ गया है, वापस आ जाओ। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या फैसिलिटी मिल सकती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय वापस आएगा या उसके पास कोई और ऑप्शन है, ये देखना। ठीक है, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव पे गया हुआ था और उसको रिकॉल किया जा रहा है ऑफिशियल एक्सीजेंसी में, ऑफिशियल ड्यूटी के नाम पे उसको रिकॉल किया जा रहा है, तो सबसे पहली बात, ये रिकॉल कंपलसरी है। मतलब उसे वापस ड्यूटी पे आना ही पड़ेगा, वो कोई अदर बहाना नहीं बना सकता, उसे वापस ही आना पड़ेगा। ठीक, ये कंपलसरी है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। अब जब उसे वापस आना पड़ेगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट या क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है, इसको दो हिस्सों में बांट के देखेंगे कि अगर वो लीव पे विद इन इंडिया गया हुआ है तब क्या उसको मिलेगा, या आउटसाइड इंडिया है तो। लीव लेकर के अगर वो विदेश चला गया है, ठीक, तब क्या। वन बाय वन करके देखते हैं। अगर वो लीव लेके विद इन इंडिया ही, ठीक, तो जिस डेट्स में वो डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, जब से वो रिटर्न जर्नी शुरू कर देगा, जिस डेट से, उसी समय से वो ड्यूटी पे माना जाने लगेगा। अभी वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उसने रिटर्न जर्नी अपनी शुरू कर दी। हो सकता है बाय ट्रेन आ रहा हो, 2 दिन वो जर्नी में ही रहे, बाय एयर आ रहा हो, जर्नी में रहे 1 दिन। ठीक, तो जिस डेट में वो जर्नी अपनी शुरू कर देगा, वो वहीं से ड्यूटी पे मान लिया जाएगा। मतलब जिस डेट से उसने रिटर्न जर्नी शुरू कर दी, उस पीरियड का लीव नहीं कटेगा उसके अकाउंट से, और अगर लीव उसको सैंक्शन था तो उसके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। पहली बात ये। लेकिन उसको लीव सैलरी कब तक मिलेगी? जब तक कि वो एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर लेता है। उसको ड्यूटी पे मान लिया जा रहा है उसी डेट से जिस डेट में उसने रिटर्न जर्नी शुरू कर दी अपनी। ड्यूटी भले ही 2 दिन के बाद आकर के ज्वाइन करेगा, उसको ऑन ड्यूटी माना जा रहा है। और जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी होता है तो उसको लीव सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि उसको सैलरी मिलती है या ड्यूटी सैलरी मिलती है। लेकिन इस केस में बोला गया है कि जब तक कि वो एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर लेगा, तब तक उसको जो सैलरी मिलेगी वो लीव सैलरी ही मिलेगी। ठीक, इसके अलावा रिटर्न जर्नी कर रहा है, इसके लिए उसे टीए भी मिल सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये कब मिलेगा? अगर जो लीव है
जो कर्टेल किया गया, जितना लीव उसने अवेल नहीं किया था, ठीक है, अगर वो लेस देन 1 मंथ है, ठीक, तो ये जो रिकॉलिंग अथॉरिटी का डिस्क्रिशन है कि वो उसको रिटर्न जननी के लिए टीए देगा या नहीं देगा। लेकिन लीव जो कर्टेल किया गया, ठीक है, ये 1 मंथ या उससे ज्यादा है, तब ये उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट है और उसको टीए मिलेगा। यहां पे रिकॉलिंग अथॉरिटी का डिस्क्रिशन नहीं चलेगा। समझिएगा, यहां पे ये सवाल पूछता है लेस देन 1 मंथ, ये इंपॉर्टेंट। जिस डेट में वो रिटर्न जर्नी शुरू कर देगा उसी डेट से वो ड्यूटी पे मान लिया जाएगा। लेकिन जब तक एक्चुअली वो ज्वाइन नहीं कर लेगा, वो उसे लीव सैलरी ही मिलती रहेगी। उसे रिटर्न जर्नी का टीए भी मिल सकता है अगर जो लीव कर्टेल किया गया वो 1 महीने से कम पीरियड का बचा हुआ था अनएबल्ड पोर्शन, तो उसमें फिर डिस्क्रिशन है रिकॉलिंग अथॉरिटी का कि वो चाहेगा तो उसे वापसी का टिकट का पैसा दे भी सकता है रिइंबर्समेंट, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर उसका जो लीव कर्टेल किया गया वो 1 महीना या उससे ज्यादा पीरियड का है, तब तो उसको टीए दिया जाएगा, यहाँ डिस्क्रिशन का कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 1 मंथ मतलब 30 डेज इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब सपोज करिए वो लीव लेकर के आउटसाइड इंडिया गया था, तो जैसे ही वो यहाँ क्या कर रहा था, रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहा था, उसी डेट से वो ड्यूटी पे मान लिया जा रहा था। ठीक उसी तरह कि जो भी टाइम स्पेंट ऑन वॉयज टू इंडिया, इंडिया वापस आने के लिए जो भी जर्नी टाइम है, वॉयज शब्द यूज करते हैं क्योंकि बाहर से कोई या तो बाय एयर आएगा या तो बाय शिप आएगा, तो जो शिप का ट्रेवलिंग टाइम है या एयर का ट्रेवलिंग टाइम है उसको वॉयज टू इंडिया कहते हैं। तो जितने टाइम तक वो वॉयज टू इंडिया में पे रहेगा, मतलब ट्रेवलिंग टाइम एक तरीके से समझिए, वो ड्यूटी पे माना जाएगा। मतलब एकदम ऐसे ही रिटर्न जर्नी शुरू कर दिया तो वो ड्यूटी पे मान लिया गया। यहाँ पे भी वो जो वॉयज टू इंडिया मतलब इंडिया आने के लिए जो जर्नी स्टार्ट किया, वो पूरा का पूरा टाइम जो है कि ड्यूटी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी वही कहानी है, लीव सैलरी उसको कब तक मिलेगी, अंटिल एक्चुअली ज्वाइन। जब वो एक्चुअली ज्वाइन कर लेगा तब तक उसे लीव सैलरी मिलेगी। ठीक, ये चीज। अब उसको मिलेगा क्या, पहला, वॉयज टू इंडिया मतलब इंडिया आने के लिए उसको फ्री पासेज मिलेंगे, मतलब रिटर्न जर्नी का उसको फ्री पास मिलेगा, मतलब उसको रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ इंडिया में कहीं ना कहीं वो या तो एयरपोर्ट पे लैंड करेगा या किसी पोर्ट वगैरह पे लैंड करेगा, तो लैंडिंग पॉइंट से ड्यूटी प्लेस का भी उसको टिकट वो फेयर मिलेगा, ये भी रिइंबर्स किया जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ उसका जो लीव पीरियड जितना वो लीव लेकर के गया था, अगर वो उसका आधा, नॉट कंप्लीटेड हाफ ऑफ लीव, अगर आधा लीव अभी उसका बचा हुआ है, ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि पासेज फ्रॉम इंडिया जो जाने का उसका फेयर था ना, वो भी दिया जाएगा, वो भी इसको रिइंबर्स किया जाएगा। दोनों के बीच का फर्क समझिए। इस केस में किसी भी हालत में उसको जो है कि विद इन इंडिया मतलब लीव लेके हेडक्वार्टर से उस प्लेस पे जाने का पैसा कभी नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में वापसी का पैसा मिल सकता है अगर जो लीव कर्टेल किया गया है, अगर वो लेस देन 1 मंथ है तो डिस्क्रिशन है, मोर देन 1 मंथ है तो मिलेगा ही। लेकिन इस केस में क्या है कि वापस आने का तो पैसा मिलेगा, इसमें 1 महीने का कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जितना वो लीव लिया था, मान लीजिए 100 डेज का लीव लेकर के गया था, ठीक, इसमें से अभी 50 डेज लीव बाकी है उसका खत्म होना और उसको रिकॉल कर लिया गया, तो आने का तो पैसा उसको दिया ही जाएगा, साथ ही साथ जाने का भी पैसा रिइंबर्स किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
अगला है रूल नंबर 24, जिसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जान लेते हैं। 24, रिटर्न फ्रॉम लीव। इसका क्या मतलब है? एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने लीव अप्लाई किया, लीव उसको सैंक्शन हो गई। ठीक, मान लीजिए 10 दिन की लीव सैंक्शन हुई। ठीक, तो 10 दिन का लीव अवेल करके वो क्या करेगा? 11th डे वापस आके ज्वाइन करेगा, रिज्यूम करेगा अपनी ड्यूटी को। लेकिन अगर वो चाहता है कि इससे पहले ही 10 दिन की लीव खत्म करने से पहले ही ड्यूटी वो ज्वाइन करना चाहता है, मतलब बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की अप्रूवल से कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको लीव सैंक्शन हुआ है, वो लीव खत्म होने के पहले ही ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है, तो जिसने उसे लीव दिया था लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की अप्रूवल से वो कर सकता है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे गया था, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, और आगे इसके बारे में डिटेल भी मैं बात करूंगा। और वो इसके खत्म होने के पहले ज्वाइन करना चाहता है, बिफोर एक्सपायरी, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल से ही ज्वाइन कर सकता है। दोनों में फर्क है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी नॉर्मली लोअर लेवल का ऑफिसर होते हैं, मतलब रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग ऑफिसर, मतलब सेकंड इमीडिएट ऑफिसर जो होता है वही नॉर्मली लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है। लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी नॉर्मली काफी सीनियर लेवल के ऑफिसर होते हैं। तो अगर वो किसी भी लीव पे गया है, वापस आना चाहता है, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के अप्रूवल से आ सकता है। लेकिन अगर वो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे गया था, पूरा लीव खत्म नहीं, उसके पहले ही वापस आकर के ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल से ही वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अगली बात ये बोली गई कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल लीव पे जाता है, प्रोसीड ऑन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक, और ये वापस ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो ये बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ज्वाइन नहीं कर सकता, उसे फिटनेस सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तभी वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक, ये लीव रूल में लिखा हुआ है कि आपने मेडिकल ग्राउंड पे कोई भी लीव अप्लाई किया, तो वापस ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगली बात एक और यहाँ पे बोली गई कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी वो पोस्ट होल्ड कर रहा था, ठीक, इस पोस्ट को होल्ड करते हुए वो लीव अप्लाई किया, लीव उसको सैंक्शन हो गई, ठीक, लीव पे वो प्रोसीड भी कर गया। जब ये लीव से वापस आएगा तो इसका कोई राइट नहीं है कि वो इसी सेम पोस्ट को होल्ड करे, कोई राइट नहीं, उसको वही पोस्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पोस्ट होल्ड कर रहा था वो लीव पे गया, तो वापस आकर के उसका उसी पोस्ट को होल्ड करने का कोई राइट नहीं है। ये तभी कर सकता है जब उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर निकाल करके बोला गया हो कि आप लीव से जब लौटोगे तो इसी पोस्ट को आप होल्ड करोगे, तभी वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज है। अगली एक छोटी सी बात और बोली गई है। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो टीबी हो गया है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक, तो ऐसे केस में क्या होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं जो टीबी का इलाज कर रहे होते हैं, कुछ दिन की रिकवरी के बाद उनको लगने लगता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है लाइट वर्क कर सकता है, बहुत हेवी वर्क नहीं कर सकता है, वो लाइट वर्क करने के लिए उसको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं ये डॉक्टर। अब सवाल ये है कि क्या लाइट वर्क के लिए अगर डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया है, तो क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिज्यूम कर सकता है ड्यूटी? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस लाइट वर्क के फिटनेस सर्टिफिकेट पे ड्यूटी को रिज्यूम कर सकता है, और उसको अकॉर्डिंगली कहीं लाइट वर्क पे पोस्टिंग दे करके उससे काम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है। इसमें क्या होता है, कुछ दिन तक बीमारी पीक पे होती है, धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है, तो वो क्या है कि आदमी हल्का फुल्का काम, मतलब बहुत
हेवी वर्क तो नहीं कर सकता, लाइट वर्क कर सकता है। तो डॉक्टर अगर उसको रिकमेंड कर रहा है कि ये लाइट वर्क करने के लिए फिट है, तो वो उस फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पे अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सकता है, उसे ज्वाइन कराया भी जाएगा और अकॉर्डिंगली किसी लाइट वर्क की सीट पे उसकी पोस्टिंग भी कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी जो आज की क्लास में हमें देखना था। अगली क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डाइजनॉन, अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ये सारी चीजें। तो उसमें 3 चीजें हैं जो कंपैरेटिव हमें पढ़ना है, डाइजनॉन, अनऑथराइज्ड एब्सेंस और ओवर स्टे ऑफ लीव। तो उन तीनों को हम एक साथ अगली क्लास में पढ़ेंगे, तभी आपको तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, बाय।